Hello everyone, welcome back to Olive Board. I am Pooja and in this video we are going to cover 16th of June to 22nd of June important current affairs. Basically हम weekly current affairs पे discussion कर रहे हैं. इस पूरे week में मैंने आपको जो भी important event discuss किए थे उनको हम यहाँ पर देखेंगे. तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पिछले जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी के एंड सेबी एग्जामिनेशन के, तो आप यहाँ पे इंडेक्स और रिपोर्ट को जरूर देखेंगे. तो आज के वीडियो में इस पर्टिकुलर वीक में काफी सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था. तो इन इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट्स को हम कवर करेंगे. मैं इस बात की गारंटी देती हूँ आज के वीडियो से आपको 1 to 2 क्वेश्चन आपके सेबी एग्जाम में और आरबीआई एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे वीक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिलीज करता है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती हैं वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं. तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, सबसे पहले बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीक में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए. देन इस पर्टिकुलर वीक के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम बात करेंगे 30 क्वेश्चंस पे. तो 30 क्वेश्चन का एक क्विज है जिसको आपको अटेंड करना है और आपका जो भी स्कोर होता है आउट ऑफ 30 वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड वीकली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे. सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाके ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना. वहां पर आप देखोगे जो आरबीआई या रेगुलेटरी बॉडी कोर्स है उसमें आपको ये पीडीएफ डेफिनेटली मिल जाएगी. तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. इसके अलावा एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूं मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए कवर किए हैं. आई होप आपने देख लिए होंगे. नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं कि वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए. पहला वीडियो है हमारा 5 ईयर प्लान. तो यहाँ पर जो हमारे 12 5 ईयर प्लान है, कौन सा इवेंट किस 5 ईयर प्लान में हुआ था वो मैंने डिस्कस किया है. एंड सेकेंड है 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ही एप्लीकेबल है. ओके है जी. सो स्टार्ट कर ले. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज. तो 16th ऑफ जून को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, जिसकी थीम क्या थी? डिजिटल रेमिटेंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द कॉस्ट रिडक्शन. डन. नेक्स्ट है 19th ऑफ जून. अब 19th ऑफ जून का जो डे है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्पेशल याद रखेंगे. वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, जिसकी थीम क्या है? होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली. नेक्स्ट है 20th ऑफ जून को हमने वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम क्या थी? सॉलिडरिटी विथ रिफ्यूजीज. ठीक है. अब यहां पर ये जो दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 21st ऑफ जून इंटरनेशनल योगा डे एंड वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे. सो हमने 10th एडिशन इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेट किया था. ठीक है. सिंस 2015 हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस साल का जो सेलिब्रेशन हुआ था वो श्रीनगर में हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. क्लियर है? ठीक है. अब बात करते हैं इस साल की थीम के बारे में. तो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. फिर 21st ऑफ जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी सेलिब्रेट किया गया था, जिसकी थीम है एनहांसिंग सेफ्टी इफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द मरीन एक्टिविटी. एंड लास्ट 22nd ऑफ जून को हमने वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया था, जिसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन द डिफेंस ऑफ द रेन फॉरेस्ट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो आपको याद रखने हैं. तो 3 इंपॉर्टेंट डेज हैं. एक है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल योगा डे एंड देन वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे. इनको आपको विशेष तौर पे याद रखना है. Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. चलिए, अब इस पर्टिकुलर वीक में काफी सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स पब्लिश हुए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट नंबर पे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 विच इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम और ये आपका 18th एडिशन है. ठीक है. सो याद रखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को या इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम सिंस 2006 एंड ये आपका 18th एडिशन है. इसमें बेसिकली जो सभी कंट्रीज हैं उनकी रैंकिंग या स्कोरिंग की जाती है 0 to 1.
ठीक है, 0 to 1 आप क्या करते हो, स्कोरिंग करते हो। 1 का मतलब होता है किसी कंट्री की रैंकिंग अगर 1 की इक्विवेलेंट है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर कंट्री में जेंडर इक्वलिटी है, जेंडर गैप नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, पॉलिटिकल पार्टीज में हो, वेजेस में हो, एटसेट्रा। एंड 0 का मतलब है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ज्यादा आप देखोगे कि इनइक्वलिटी देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली 4 पैरामीटर्स है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये 4 पैरामीटर्स है जिसपे हमने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अब आपको ना टॉप 3 कंट्रीज, हर एक इंडेक्स की टॉप 3 कंट्रीज याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आजकल ना फर्स्ट ना पूछ के सेकंड या थर्ड पूछा जाता है, या फिर समटाइम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा लिख दिया जाता है। तो केवल फर्स्ट के भरोसे मत रहना, टॉप 3 आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे टॉप पर है आइसलैंड, देन फिनलैंड एंड देन नॉर्वे। तो टॉप 3 नेशन आपको आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे देखने को मिल जाएंगे इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। ओके, नाउ बात करते हैं अबाउट द इंडिया। सो इंडिया 129th पोजीशन पे है आउट ऑफ 146 कंट्री, ठीक। इंडिया 129th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। एंड साउथ एशिया में इंडिया 5th पोजीशन पे है। साउथ एशिया में इंडिया 5th पोजीशन पे है आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान। अगर हम बात करते हैं बॉटम नेशन के बारे में, सो बॉटम कंट्री है सूडान, एंड सूडान की रैंकिंग 146 है। वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग आप देखोगे 145 आपको देखने को मिल जाएगी। तो बॉटम 2 नेशन कौन कौन से हैं, सूडान एंड पाकिस्तान आपको बॉटम 2 देखने को मिल जाएगा। इंडिया 129 है आउट ऑफ 146 कंट्री, ठीक है। अगर हम इंडिया का स्कोर देखते हैं तो इंडिया का स्कोर है 0.64, ठीक है। इंडिया का स्कोर कितना है, 0.64 है। फॉर द फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर इंडेक्स में सूडान और उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया गया था, और सूडान तो आपका बॉटम में भी है। डन, चलिए नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं हम। कैंटर मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट। यहां पर आप देखेंगे ब्रांड जेड 2024 रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जिसमें वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल 100 ब्रांड्स को इंक्लूड किया गया। इस रिपोर्ट में टॉप 100 में आपको 4 इंडियन ब्रांड्स देखने को मिलेंगी। तो टॉप 100 में आपको कितनी ब्रांड्स देखने को मिलती हैं, तो 4 इंडियन ब्रांड्स देखने को मिलती है, जिनकी टोटल वैल्यूएशन $130 बिलियन है, ठीक है। कौन कौन सी है वो, सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका टीसीएस। टीसीएस की ग्लोबल पोजीशन 46 पोजीशन पे है, और जिसका वैल्यूएशन $44 बिलियन आपको मिल जाएगा। तो हमें याद रखना है टीसीएस 46 पोजीशन पे। देन है एचडीएफसी बैंक 47th पोजीशन पे। तो यहां हो गया टीसीएस 46 पोजीशन। नेक्स्ट आपका एचडीएफसी बैंक विच इज 47th पोजीशन पे है। नेक्स्ट है आपका एयरटेल। सो एयरटेल आपको 73rd पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। एंड एयरटेल के बाद आता है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस आपको 74th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। तो टॉप 100 में केवल 4 इंडियन ब्रांड्स को इंक्लूड किया गया है। एंड अगर बात करते हैं ग्लोबली सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा एप्पल है, ठीक है। डन, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर हम। ये देख सकते हैं अगर आपको टॉप 3 इंडियन और टॉप 3 अगर आप बोला जाए कि वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स पता होने चाहिए, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे एप्पल, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट है। एप्पल ने देखो $1 ट्रिलियन को क्रॉस किया है। फिर अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल एंड इन्फोसिस आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। ये बेसिकली पर्टिकुलर कंट्री में कितना पीसफुलनेस है ये इंडिकेट करता है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, वो सारी चीजें इस पैरामीटर में, मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कवर होती हैं। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, तो इट इज पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज करता है, provides a comprehensive measure of global peacefulness, और यहां पर 163 कंट्रीज को इवेल्यूट किया गया है। डन। अब यहां पे बात करते हैं ग्लोबल पीस के बारे में। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ग्लोबल पीस है वो डिटोरिएट हुआ है, मतलब रिड्यूस हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, कितना 0.56% अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। नेक्स्ट है यहां पर आप देखेंगे मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी, तो मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा। तो आइसलैंड सिंस 2008 टॉप पर है,
आइसलैंड के बाद आपको देखने को मिलता है आयरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। तो आइसलैंड, आयरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। अगर हम लीस्ट पीसफुल कंट्रीज देखें तो आप टॉप 3 याद रख सकते हैं कौन कौन सा, मतलब बॉटम 3 आप बोलेंगे इसको, यमन, यमन के अलावा सूडान एंड साउथ सूडान आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके लीस्ट पीसफुल कंट्री हैं। नाउ बात करते हैं हम यहाँ पे रीजनल परफॉर्मेंस के बारे में। तो यूरोप सबसे पीसफुल रीजन है, यूरोप सबसे ज्यादा पीसफुल रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं आपका जो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का रीजन है, ये जो रीजन है इसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। तो लीस्ट पीसफुल रीजन कौन सा है? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका है। ठीक है, डन इतनी चीजें। तो इस इंडेक्स को अगर हम देखें इंडिया के स्कोर के बारे में, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया 116 पोजीशन पे है। इंडिया किस पोजीशन पे है? 116। टॉप पर आप देख सकते हैं आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया है, एंड बॉटम पे आपको यमन देखने को मिल जाएगा 163rd पोजीशन पे, और इंडिया 116 पे है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स विच इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ईपीआई। ये जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको याले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी जॉइंटली इसको पब्लिश करती है, एंड इंडिया की जो रैंकिंग है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। जो लास्ट एडिशन था, मतलब 2022 का जो एडिशन आया था ना, उसमें इंडिया की रैंकिंग 180 कंट्रीज में 180th नंबर पे थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, हालांकि इंडिया स्टिल बॉटम 5 पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस इंडेक्स में, ईपीआई इंडेक्स में इंडिया 176 पोजीशन पे है आउट ऑफ 180 कंट्री। तो आप देखिएगा ये बहुत पुअर परफॉर्मेंस आपको इंडिया की देखने को मिल जाएगी। डन इतनी चीजें। ओके, अगर आपसे टॉप नेशन पूछ लिया जाए तो टॉप नेशन आपको एस्टोनिया, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी मिलेगा। तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी ये टॉप नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ईपीआई जो हमारा इंडेक्स है इसमें 58 इंडिकेटर्स जो कि 11 अलग अलग कैटेगरीज में है, उस पे बेस इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इंडिया की बात हमने की है, इंडिया बॉटम 5 पे है। तो बॉटम 5 नेशन है इंडिया, म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान एंड वियतनाम की पोजीशन 180th पोजीशन पे है। नाउ इंडिया का स्कोर कितना है? तो इंडिया 27.6 स्कोर पर आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी बाइनियल रैंकिंग है जिसको डेवलप करता है याले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सिंस 2006। इज दैट क्लियर? चलो फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है। ठीक है, सिंस 2016 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, और इन्होंने अपने 17 गोल्स अनाउंस किए थे 2015 में, और इनका टारगेट है कि 2030 तक इनको फुलफिल करना है, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग नेचर के नहीं है। ये आपके नॉन बाइंडिंग नेचर के हैं, सॉरी बाइंडिंग नेचर के नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग नेचर के आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में पर्टिकुलर कंट्री क्या काम कर रही है इसको रिव्यू किया जाता है इन दिस रिपोर्ट, एंड सिंस 2016 इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो हम डायरेक्टली रिपोर्ट पे बात करते हैं, क्योंकि मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी सेपरेट बनाया हुआ है। तो अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज ओनली 16%, यहाँ पर 16% ही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट है जो कि ट्रैक पर है। बाकी रिमेनिंग जो 84% हमारा टारगेट है वो ऑफ ट्रैक आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली यहाँ पे 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मेंशन किया गया है जो एकदम ऑफ ट्रैक चल रहे हैं, जो कि अचीव करना बाय द 2030 वेरी वेरी डिफिकल्ट। कौन कौन सा है? सबसे पहले है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 विच इज जीरो हंगर। नेक्स्ट 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड एंड SDG 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। क्लियर? अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे फास्ट या पॉजिटिव ग्रोथ कौन से कंट्रीज कर रहे हैं। तो जो हमारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो आपको पॉजिटिव ग्रोथ में देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप लीडिंग रीजन के बारे में बात करें तो वो नॉर्डिक रीजन है, और लीडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? तो फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। तो फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं अबाउट द इंडिया। इंडिया का क्या प्रोग्रेस रेट है? तो इंडिया 109th पोजीशन पर आपको मिल जाएगी, और इंडिया का स्कोर है 63.99। ये इंडिया का स्कोर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर बॉटम नेशंस भी देख सकते हो। बॉटम नेशन आपका साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, सोमालिया, यमन, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, UN बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म।
बेसिकली इस इंडेक्स में वो सारी कंट्रीज जो कि बिल्कुल इंगेज्ड है यूनाइटेड नेशन के साथ और यूनाइटेड नेशन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली काम कर रही हैं, उनकी रैंकिंग की गई है, जिसमें इंडिया 139 पोजीशन पे मिल जाएगा। अगर मैं टॉप कंट्रीज के बारे में बात करूं तो टॉप कंट्री कौन सी है? आपकी बारबाडोस। ठीक है, टॉप कंट्री आपकी बारबाडोस है। एंड बॉटम पे आपको यूएसए, सोमालिया, साउथ सुडान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया मिल जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर एक सर्वे किया गया है, ऑल इंडिया सर्वे, आयुष सर्वे, ऑल इंडिया आयुष सर्वे, जिसमें जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 का असेसमेंट इंक्लूड है। ठीक है, अब यहां पर इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया गया है कि कितने लोग हैं हमारी कंट्री में इन द अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया जो आयुष के बारे में, योगा के बारे में, आयुर्वेदा या सिद्धा के बारे में नॉलेज रखते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं ट्रीटमेंट पर्पस के लिए आयुष का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई पर्सन आयुर्वेदा इस्तेमाल करता है तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में। तो ये पूरा सर्वे, ये असेसमेंट किया गया है। तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष को पब्लिश किया है। और इस सर्वे को किसने कंडक्ट किया था? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने इस सर्वे को कंडक्ट किया था, जिसमें जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एंटायर इंडिया को कवर किया गया है, केवल अंडमान और निकोबार आइलैंड के कुछ विलेजेस को एक्सक्लूड रखा गया है बिकॉज वहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। आप यहां पर डेटा देख सकते हो इस रिपोर्ट में कि हमारा जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में 46.3% लोग हैं जो कि आयुष को जानते हैं। ठीक है, मतलब जिन्होंने लास्ट ईयर आयुष का ट्रीटमेंट लिया है। आयुष के अंदर आपको आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, ये सब आयुष के अंदर आता है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर 46.3% रूरल इंडिया के लोगों ने आयुष ट्रीटमेंट लिया है, वहीं अर्बन एरिया में 52.9% लोगों ने आयुष ट्रीटमेंट लिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पर आयुष के ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को कितनी इंफॉर्मेशन है, उसका पेनिट्रेशन कितना है, हेल्थ केयर में क्या आयुष का इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे लोगों को ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए इस पूरे इंफॉर्मेशन को गैदर किया गया है। अगर हम की फाइंडिंग्स के बारे में बात करते हैं तो रूरल इंडिया में 95%, रूरल इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 95% और अर्बन इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 96% लोग ऐसे हैं जो आयुष को जानते हैं। ठीक है, at least one member in about 85% of the rural and 86% of the urban household is aware of the medicinal plant। इसमें कहा है कि रूरल इंडिया के 85 ऐसे घर है, 85% ऐसे हाउस है जिसमें कम से कम एक मेंबर ऐसा जरूर है जिसको मेडिसिनल प्लांट या होम रेमेडीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। सिमिलर अर्बन एरिया में 86% आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यूजर्स के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि बताया मैंने स्टार्टिंग में कि 46.3% रूरल इंडिया में एंड 52.9% अर्बन इंडिया में यहां पर लास्ट ईयर में आयुष का इस्तेमाल किया गया है फॉर द ट्रीटमेंट। डन, इतनी चीजें, वो सारी बातें कही गई हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर आपके एक्सपेंस के बारे में, तो अगर कोई पर्सन आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेता है तो रूरल इंडिया में उसका एक्सपेंस 394 रुपीज पर पर्सन पड़ता है, वहीं अर्बन इंडिया में ये एक्सपेंस 499 रुपीज पर पर्सन आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि पर्टिकुलर इंडेक्स या रिपोर्ट से कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है। नेक्स्ट है मर्सर रिपोर्ट। सो मर्सर ने कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे को रिलीज किया है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया कौन सी है। तो यहां पे अगर देखते हैं तो मुंबई की ग्लोबल पोजीशन 136 पोजीशन पे है, तो मुंबई ग्लोबली 136 पोजीशन पे है। इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी आपको मुंबई देखने को मिल जाएगी, और एशिया में इसकी रैंकिंग 21st पोजीशन पे है, तो मुंबई फर्स्ट पे है। मुंबई के बाद अगर हम देखेंगे तो दिल्ली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। तो यहाँ पर 100 सिटीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूड किया गया है, जिसमें बताया गया कि पर्सनल केयर, एनर्जी या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, सारे हिसाब से सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो मुंबई आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि दिल्ली आप देखोगे कि 164th पोजीशन पे आ जाएगी ग्लोबली दिल्ली 164 पोजीशन पे है। इंडिया में ये सेकेंड पोजीशन पे है, और एशिया में इसकी पोजीशन आपको 30th नंबर को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें ओके है जी, बस इतनी बातें याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव सिटी, तो वो आपको हांगकांग देखने को मिलेगी, देन आपको सिंगापुर देखने को मिल जाएगा। ओके है, नेक्स्ट है सिप्री ईयर बुक।
रिसेंटली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सिप्री कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन 1966 में हुआ था और स्वीडन स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है, इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसका टाइटल क्या है, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड द इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड है, ठीक है, और कितने न्यूक्लियर वॉरहेड को डिप्लॉय किया गया है, कितने वॉरहेड स्टॉक में है। तो ये सिप्री का 55th नंबर का एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें इसमें बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड ग्लोबली सभी देशों को मिला दिया जाए तो 12121 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड है, जिसमें स्टॉक में कितने हैं 9585 आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में तो टोटल देखा जाए तो 9 कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, टोटल केवल 9 कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ठीक है। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया वर्ल्ड में 6th नंबर पे आती है न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में, इंडिया 6th पोजीशन पे है। इंडिया के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो प्रीवियस एडिशन के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं। लास्ट एडिशन में इंडिया के पास 164 न्यूक्लियर वॉरहेड थे और अब यहां पर 172 आपको न्यूक्लियर वॉरहेड देखने को मिलेंगे इंडिया में, और इंडिया 6th पोजीशन पे है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने ओवरटेक किया है किसको, पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड कितने हैं 170 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतनी चीजें, तो यही सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। आप देख सकते हैं यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, ये कंट्रीज है जिनके पास आपको न्यूक्लियर वॉरहेड देखने को मिल जाएंगे। डन, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इस रिपोर्ट में 2019 से लेकर 2023 तक यहां पर जो आपका लार्जर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर रहा है आर्म्स का, वो भी यहां पे पब्लिश किया गया है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर जिसने सबसे ज्यादा आर्म्स फोर्सेस या वेपन्स को परचेस किया है, प्रक्योर किया है, तो वो इंडिया है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 9.8% होल्ड करता है इंपोर्ट के मामले में। तो इंडिया इंपोर्ट के मामले में 1st नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया के बाद आपको 2nd मिलता है सऊदी अरेबिया एंड देन कतर आपको मिल जाएगा। अगर हम एक्सपोर्टर की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन का जो एक्सपोर्टर है वो यूएसए है और यूएसए 42% पूरे ग्लोब का होल्ड करता है, ठीक है। इतनी चीजें। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024। आइए इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रिसेंटली ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को रिलीज किया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है ये, जिसमें इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी फॉरकास्ट है वो FY25 के लिए प्रिडिक्ट की है 6.6%, ठीक है। तो इंडिया की जो जीडीपी या ग्रोथ रहेगी FY25 में वो कितनी रहेगी, 6.6% रहेगी। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं वर्ल्ड की जीडीपी, तो वर्ल्ड की जीडीपी FY25 में इन्होंने प्रेडिक्ट की है 2.6%। तो वर्ल्ड का भी देख लिया हमने, इंडिया का भी देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं FY26 एंड 27 में जो वर्ल्ड का ग्रोथ है वो 2.7% रहेगा। वहीं अगर एवरेज इन्फ्लेशन की बात की गई है 3.5% आपको एवरेज इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2024। बेसिकली ऐसी यूनिवर्सिटी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में काम करती हैं, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस पे एजुकेशन प्रोवाइड करने की बातें करती हैं, तो ऐसी टॉप 100 एजुकेशनल यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करते हुए टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग को पब्लिश किया गया है। अगर आप यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी देखेंगे तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी 1st नंबर पे है, देन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया आपको देखने को मिल जाएगी। अब इंडिया की यूनिवर्सिटी अगर हम देखेंगे तो इंडिया के बारे में लिखा गया है कि इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में इंक्लूड है। तो इंडिया बिकम द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नेशन इन द यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2024। तो यहां पर इंडिया की जो टोटल नंबर ऑफ एंट्री है वो 96 है। इंडिया के बाद टर्की के बाद आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, जिसके सबसे ज्यादा रैंकिंग को इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है। डन। अब बात करते हैं इंडिया में टॉप पर कौन है। तो इंडिया में टॉप पर है अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बतूर तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, जिसमें वर्ल्ड में मतलब ग्लोबल इसकी रैंकिंग 81st है और इंडिया में ये 1st नंबर पर है। तो टोटल यहाँ पे 2152 यूनिवर्सिटी को फीचर किया गया है 125 नेशंस की। क्लियर है, चलो डन। तो आप यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, पहला नाम अकेला याद रख लीजिए, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2025। तो यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट सिटी की लिस्ट पब्लिश की गई है।
यहाँ पर जो टॉप 150 ग्लोबल स्टूडेंट सिटीज है उनकी रैंकिंग की गई है, जिसमें आपको 4 इंडियन सिटीज देखने को मिलेंगी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई। ठीक है, दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 111 स्पॉट पे है, 111 नंबर पे आपको दिल्ली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें, तो दिल्ली आपको 111 पे देखने को मिलेगा, उसके बाद मुंबई आपको देखने को मिलेगा 113 पे, बेंगलुरु 130 पे एंड चेन्नई आपको 140 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा इन दिस रिपोर्ट। अगर हम बात करते हैं बेस्ट सिटी फॉर द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको बेस्ट सिटी देखने को मिलेगी लंदन, लंदन के बाद आपको देखने को मिलता है टोक्यो, टोक्यो के बाद आपको देखने को मिलता है सियोल। ठीक है, इतनी चीजें, तो इंडिया की भी देख ली हमने और वर्ल्ड की भी देख ली। नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। बेसिकली इसमें देखा जाता है कि कौन सी कंट्री है जो फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्शन में काम कर रही है। इसमें इंडिया की रैंकिंग आप देखेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा इंप्रूव हुई है। इंडिया की रैंकिंग 63 है आउट ऑफ 120 नेशन, एंड स्वीडन ने अगेन यहाँ पर टॉप किया है, तो स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड आपको टॉप 3 नेशन देखने को मिल जाएंगे। इंडिया 63rd पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी इन दिस इंडेक्स। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एसेंटर के कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया है, और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाएगा। डन, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगेन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट फ्रैंक। तो यहां पर मुंबई, दिल्ली लग्जरी रियल एस्टेट अमंग द टॉप 5 ग्लोबली, नाइट फ्रैंक की एक लिस्ट को इन्होंने पब्लिश किया है जिसका नाम है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। तो यहाँ पर रियल एस्टेट, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहां पर हुआ है, रियल एस्टेट में जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ कहां पर हुई है, तो टॉप 5 में आपको इंडिया की 2 सिटीज देखने को मिलती है, विच इज मुंबई एंड दिल्ली। सो मुंबई एंड दिल्ली रैंक अमंग द टॉप 5 ग्लोबल सिटीज फॉर द प्राइम रेसिडेंशियल प्राइस ग्रोथ। मुंबई 3rd प्लेस पे है और दिल्ली जो है वो 5th प्लेस पे आपको देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द नाइट फ्रैंक। यहाँ पे मुंबई में ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है रेंटल प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में, वो 11.5% की आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो टॉप 5 में आपको 2 इंडियन सिटीज देखने को मिल रही है, विच इज मुंबई एंड दिल्ली। टॉप पर कौन है, तो टॉप पर मनीला है, एंड मनीला की अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो ये 26.2% आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे टोक्यो आपको देखने को मिल जाएगा। डन, चलिए, तो ये हमारे पर्टिकुलर इंडेक्स थे इस पर्टिकुलर वीक में। इंपॉर्टेंट थे सारे, आप लोगों ने देख लिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। आपको पता है कि अभी अभी नया कैबिनेट बना है और कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई थी, और पहली मीटिंग में ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। हम बात कर रहे हैं नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम के बारे में। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। पहला लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ NFIES is enhance the criminal justice system by ensuring timely and scientific forensic examination of evidence. नेक्स्ट है, इसके लिए 2254 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है, और एक आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका ड्यूरेशन 24-25 से 28-29 आपको देखने को मिलेगा। और की कंपोनेंट क्या है, की कंपोनेंट है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा, इसके अलावा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को सेटअप किया जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो इस स्कीम को हमने डिटेल में डिस्कस किया था हमारे डेली करंट अफेयर्स में, जो कि मॉर्निंग 7 AM पे होता है। ठीक है, सारा बातें सही है, लेकिन ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ना होकर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, रिमेनिंग आर करेक्ट। चलिए, अब यहाँ पे जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने बधावन पोर्ट को भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए अप्रूवल दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बधावन पोर्ट एज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। पहला स्टेटमेंट है कि बधावन पोर्ट एक ऑल वेदर ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट पोर्ट आपको देखने को मिलेगा पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसका नाम है बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसके लिए 76,220 करोड़ रुपीस का फंड अलॉट किया गया है, और इस पोर्ट की जो कैपेसिटी है वो 398 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम आपको देखने को मिलेगी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो रिमेनिंग स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन यहां पर टोटल जो इसकी कैपेसिटी है वो 298 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम है, तो यहां पे डी गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम। तो सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम को लॉन्च किया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अब यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जिसको अभी हमने डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग आपको 5 स्टेटमेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट वन। पहला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। इंडिया की पोजीशन 129 पोजीशन पे है। आइसलैंड ने टॉप किया है, उसके बाद स्पेन, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे आपको मिल जाएगा। बॉटम पे आपको सूडान देखने को मिलेगा जिसकी रैंकिंग 146 नंबर पे है। एंड साउथ एशिया में इंडिया की रैंकिंग 4th है आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, आइसलैंड के बाद स्पेन का नंबर नहीं आता है और इंडिया 4th नहीं 5th पोजीशन पर है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगली एक रिपोर्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द कैंटर मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट। ब्रांड जेड के बारे में बात की गई है। यहाँ पर टोटल 4 इंडियन ब्रांड्स को इंक्लूड किया गया जिनकी टोटल वैल्यूएशन $130 बिलियन आपको मिल जाएगी। TCS 46 पोजीशन पे है विद द वैल्यूएशन ऑफ $44 बिलियन, जो कि मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ। HDFC बैंक 47 पोजीशन पे है। एप्पल यहाँ पे पहला ब्रांड है हिस्ट्री में जिसने $1 ट्रिलियन को क्रॉस किया है। और एयरटेल आपको 73rd पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा विद $25 बिलियन वैल्यूएशन। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अभी अभी हमने इस इंडेक्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, रिसीव किया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोक्योर कर रही है 156 लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 45,000 करोड़ रुपीस है। क्वेश्चन है कि HAL का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे पहला आयुष अवेयरनेस सर्वे को लॉन्च किया गया है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला लिखा है कि 95% ऑफ द रूरल रिस्पॉन्ड आर अवेयर ऑफ द आयुष। तो यहाँ पे 95% रूरल इंडिया के लोग अवेयरनेस रखते हैं आयुष के साथ, वही 96% अर्बन एरिया में लोग अवेयरनेस रखते हैं आयुष के साथ। एटलीस्ट 1 मेंबर है 85% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड में जिनको अवेयरनेस है मेडिसिनल प्लांट के बारे में और होम रेमेडीज के बारे में। सिमिलर 86% लोग हैं अर्बन हाउस होल्ड में जिनको अवेयरनेस है मेडिसिनल प्लांट और होम रेमेडीज के बारे में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अभी अभी हमने देखा इस रिपोर्ट को, ये सभी के सभी स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक स्कीम के बारे में बताया था विच इज ग्रेट स्कीम। ग्रेट का फुल फॉर्म क्या है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशन इन द टेक्निकल टेक्सटाइल। इसमें जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको मैक्सिमम फंडिंग कितनी दी जाती है? तो मैक्सिमम फंडिंग के बारे में आपसे बात हो रही है। तो मैक्सिमम फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है 50 लाख रुपीस। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। Which ministry has recently launched website and mobile application of World Food India 2024? तो यहाँ पे हम 3rd एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का होस्ट करेंगे। कब? सितंबर 2024 में हम होस्ट करेंगे। पूछा जा रहा है इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है, मतलब चिराग पासवान जी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट। Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the new campus of the Nalanda University at Rajgir, Bihar. The university is conceived as a collaboration between India and which group of countries? तो यहाँ पर हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिटेल में डिस्कस किया था। रिसेंटली इसके नए कैंपस को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राजगीर में लॉन्च किया है। यहाँ पर इंडिया और किस ग्रुप का ये कोलैबोरेशन है? तो आंसर हो जाएगा EAS कंट्रीज, मतलब आपका ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज जो है जिसमें 18 मेंबर है, 18 मेंबर नेशन है, उनकी कोलैबोरेशन के साथ इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, मैंने आप लोगों को ई श्रम पोर्टल के बारे में बात की थी, याद कीजिए। मैंने बोला था कि 112 नंबर का ILO का सेशन हो रहा है जिसमें ई श्रम को शोकेस किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये ई श्रम पोर्टल है, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो लॉन्चिंग डेट आपसे पूछी गई है, सिंपल सी बात है। तो लॉन्चिंग डेट इसकी 2021 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, in June 2024, Olympic and world champion Neeraj Chopra won the gold medal in the men's javelin throw competition with the best effort of 85.97 meter at the Pavo Nurmi Games. तो ये गेम्स कहां पर हुए? तो ये गेम्स आपको फिनलैंड में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट,
9 Indian ports were ranked among the top 100 global ports in recently released Container Port Performance Index. तो यहाँ पर जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने पब्लिश किया है, ठीक है। इसमें इंडिया के 9 इंडियन पोर्ट्स को शामिल किया गया है इन द टॉप 100, बट टॉप 20 में केवल एक ही इंडियन पोर्ट है। तो टॉप 20 में जो केवल एक ही इंडियन पोर्ट है उसका नाम आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम पोर्ट, जिसकी रैंकिंग आपको 19th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी और रिमेनिंग पोर्ट्स आप देख सकते हो जो इस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके बारे में नीति आयोग ने इसको 21-22 में लॉन्च किया था यूनियन बजट में, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का हमारा टारगेट है कि जो नेक्स्ट 4 इयर्स है उसमें हमें 6 लाख करोड़ रुपीस के असेट मोनेटाइजेशन करने हैं। तो नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है कि हमने 3 इयर्स में कितने असेट्स को मोनेटाइज किया है। तो आपको बताना है कि 3 इयर्स में हमने कितने असेट्स को मोनेटाइज किया है। आंसर हो जाएगा 3.85 लाख करोड़ रुपीस। रिसेंटली सिरिल रामपोसा री-इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Ministry of External Affairs has signed an MOU with which bank to enhance digital payment service for user of the e-migrant portal? तो e-migrant portal Ministry of External Affairs का पोर्टल है और यहां पे इन्होंने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। Which city did the 2-day India IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस? तो ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है न्यू दिल्ली में। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो ये अवार्ड आरबीआई को मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन जून 2024 विच बैंक हैज ऑर्गेनाइज्ड अ क्रेडिट कैंप फॉर द एमएसएमई सेक्टर इन द चेन्नई? तो क्रेडिट कैंप जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और एक क्रेडिट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया चेन्नई में बाय द इंडियन बैंक। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो गिरीश तांती बन गए हैं, ऑप्शन सी। In June 2024, which state chief minister has inaugurated the जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट? तो जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट को आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मत्स्य 6000 रिसेंटली न्यूज में था, पूछा जा रहा है कि मत्स्य 6000 को किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स इन मई 2024? तो WPI पूछा है इंडिया का, आंसर क्या है? 2.61। नेक्स्ट है ली जी जिया, जिन्होंने रिसेंटली मेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है। पूछा जा रहा है किस कंट्री के बैडमिंटन प्लेयर है? आंसर है मलेशिया के। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज? तो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाली एशिया की 3rd एंड साउथ ईस्ट एशिया की 1st कंट्री बन गई है थाईलैंड। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस इज सिचुएटेड इन द राजगीर बिहार, बिल्कुल सही बात है। एंड इन 2007 द बिहार असेंबली पास्ड अ बिल टू एस्टेब्लिश अ न्यू यूनिवर्सिटी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2007 में ही बिहार असेंबली ने इस बिल को पास किया था एंड 2010 में पार्लियामेंट से पास किया गया था। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने के लिए किसे दिया गया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विनोद गंतरा, जो कि फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट है ब्रिक्स गेम 2024 कहां पर ऑर्गेनाइज किए गए? तो ब्रिक्स गेम 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया रशिया में, क्योंकि रशिया के पास ही ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अभी फिलहाल में है। With whom has the government of India signed a loan agreement to improve the health sector? तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और ये एग्रीमेंट आप देखोगे तो $170 मिलियन का एग्रीमेंट है हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है इन जून 2024 RBI has approved Zurich Insurance Company's acquisition of blank % of stake in the Kotak Mahindra Insurance Company for 5,560 rupees। तो आंसर है 70% स्टेक को ये एक्वायर कर रहा है, ऑप्शन डी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो आप अपना स्कोर इस क्वेश्चन के साथ मुझे बताएंगे। बहुत से स्टूडेंट को लगता है फास्ट है बिकॉज ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स है। जो लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो उनको पता है कि ये सब हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ हमने सीखा है, तो उनको सॉल्व करना, क्विज सॉल्व करना, क्वेश्चन को रीड करना बड़ा आसान हो जाता है। जो पहली बार आते हैं उनको थोड़ा सा टफ में भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा तरीका होता है आपके रिवीजन करने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लिंक को आप शेयर कर सकते हैं एंड प्लीज अपना स्कोर इस क्वेश्चन के साथ कमेंट में बताइएगा। सो टेक केयर।